आज का जो टॉपिक है ये ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का है। टुडे टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बड़ी खूबसूरत बात आपको 10th क्लास में दी गई है। ट्रिगोनोमेट्री 10th से शुरू होता है। फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है लास्ट ईयर। आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। बड़ी खूबसूरत बात है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का परिचय। और इसमें आपको देयर आर सम एक्सरसाइजेस 8.4, 8.1 to 8.4 देयर आर 4 एक्सरसाइजेस इसमें पढ़ना है। और आफ्टर दैट जो एक एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है चैप्टर 9। ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 जो चैप्टर है, चैप्टर 9 है। इसमें इसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है, उसका यूज है एप्लीकेशन। सम एप्लीकेशन है, सॉरी थोड़ा सा वर्ड छूट गया। चैप्टर 9 जो है, इससे पहले आप थोड़ा सा सम applications of trigonometry। तो ये बात आप समझिए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन आपको बेसिक जो फंडा है ट्रिगोनोमेट्री का वो क्लियर कर दिया। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और एनसीईआरटी बुक का टोटली जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ लेते हैं तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। और ऐसे भी हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, किताब से पढ़ाते हैं, बुक। ये दिस इज ग्रेट प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या है कि हम सिर्फ बुक पर ही आधारित बच्चों को पढ़ा देते हैं। मैं बहुत सारे जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हमें रोड पर कभी कभी मिलते रहता है, ये सीतामढ़ी में, डुमरा में। और हमारे यहाँ भी कुछ डीएवी स्कूल का बच्चा आता है पढ़ने, एक हिमांशु नाम का लड़का है, आता है पढ़ने के लिए। तो
हमारे यहाँ अब पढ़ना शुरू किया है फिजिक्स। वो कह रहा है कि मैंने सर फिजिक्स पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया है, एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी बुक हमने पढ़ लिया। जब हमसे सवाल पूछा, उसने कहा कि लॉज ऑफ मोशन मैंने पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर एक रिंगमाद में एक टीचर है, वो बहुत दिनों से पढ़ाते हैं भाई, उनसे हमारी बातचीत हुई तो कह रहे कि जो मैं लॉज ऑफ मोशन तो बहुत अच्छा से पढ़ाता हूँ और फिजिक्स में 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप पढ़ाते हैं, उनके कंसेप्ट है अपना, मैं एस सी वर्मा पढ़ाता हूँ। मतलब एस सी वर्मा तो फेमस बुक है हमारे बिहार के लिए, ख़ास तौर में इंडिया के लिए। रैस्नी खेलिडे की बात तो नहीं कर सकते हैं अभी यहाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भाई, आप इम्पेंडिंग मोशन के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अगर आप 11th क्लास की बुक पढ़ाते हैं, ये बच्चा जो हमारे यहाँ आता है, एक हिमांशु नाम का बच्चा है, वो डीएवी विसा में जो डीएवी स्कूल है उसमें वो पढ़ता है, तो उसको अभी मैं पढ़ाना शुरू किया है। एक रोज केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे तो डायपोल मोमेंट पर आए तो उससे वेक्टर का कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं आया, तो हमने कहा कि अरे यार तुम्हारा तो फिजिक्स भी खराब है। तो अभी मैं उसको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। और बायो कहीं पढ़ता है, 3 चैप्टर बायो हमसे पढ़ा, थोड़ा ट्यूशन फी को लेकर के गड़बड़ मामला हो गया तो मैंने छोड़ दिया। तो उस बच्चा से मैंने पूछा तो कह रहा है कि हम तो पढ़ लिए हैं पूरा लॉज ऑफ मोशन, स्कूल में ही पढ़ाए हुए। मैंने उससे पूछा कि इम्पेंडिंग मोशन के बारे में जानते हो? इम्पेंडिंग मोशन, कि इम्पेंडिंग मोशन के बारे में जानते हो? नाम भी सुने हो? वो उस टीचर से भी मैं एक बार बातचीत हो रही थी सीतामढ़ी में, जो रिंग बांध पर एक टीचर है पढ़ाते। मैंने उनसे कहा कि अगर आप फिजिक्स 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं तो इम्पेंडिंग मोशन के बारे में जानते हैं? नाम तक भी नहीं वो बता पाए। जबकि भाई साहब बात पर बात चर्चा चली है तो मैं चर्चा आपको कर दूँ। शायद फिजिक्स की किताब यहाँ पर फिजिक्स की किताब अभी नहीं है, सही दूसरे जगह है, यहाँ नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन जो चैप्टर शुरू होता है ना, फ्रिक्शन जहाँ से शुरू होता है, बड़ी बोल्ड लाइन में एनसीईआरटी बुक में ये इम्पेंडिंग मोशन का नाम लिखा हुआ है, बोल्ड में ही लिखा हुआ है। और कोई इम्पेंडिंग मोशन को नाम लिए बगैर पढ़ा रहा है। तो हम ये आपको बतलाते हैं कि एनसीईआरटी बुक का कोना कोना पढ़ जाना है। अभी हमारे यहाँ जो हिमांशु आता है पढ़ने के लिए, उसकी सिस्टर भी आती है पढ़ने, तो प्रीफेस हर बुक में लिखा रहता है टीचर के लिए, फॉर टीचर। तो उसको मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पढ़ा रहा हूँ। जैसे वो टीचर वगैरह का नहीं, प्रीफेस लिखा हुआ है या रिलेटेड टू टीचर कुछ दिया रहता है उसको, तो वो मैं कर फॉरवर्ड। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक का एकदम बिल्कुल शुरू से सारी चीज। और तो वो बोली कि सर ये सब तो कोई टीचर नहीं पढ़ाते। हम कहें नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं पढ़ा, हम तो सारा चीज पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में जो भी वर्ड लिखा हुआ है सारे वर्ड को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। इसमें आप फर्स्ट पेज पर देखिएगा थियोडुलाइट मैं आपको ये दिखला देता हूँ। इस साइड एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, अब हम आते हैं टॉपिक पर। ये इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है ये है थियोडुलाइट। इस इंस्ट्रूमेंट को यहां पर सिर्फ एक पिक्चर दे दिया है। सिविल इंजीनियरिंग में जब जाइएगा तो सिविल इंजीनियरिंग में इसकी पढ़ाई होती है, या आप यूट्यूब पर गूगल पर किसी जगह टाइप करके देखिएगा थियोडुलाइट इंस्ट्रूमेंट।
ये हकीकत में जब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता है तब ये हम इस इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करते हैं। वो हिमांशु जो लड़का आया पढ़ने, तो मैंने कहा कि तुम्हारे स्कूल में थियोडोलाइट का नाम लिया है 10th क्लास में। टीचर लोग इंट्रोडक्शन को, वर्डिंग को, एनसीईआरटी में जो बात लिखी गई उसकी चर्चा ही नहीं करता, वो तो सीधा एक्सरसाइज बनाता है। एक्सरसाइज डायरेक्ट अगर आप बनाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, दिस इज द क्राइम। एक्सरसाइज तो टीचर का काम ही नहीं है बनाना। टीचर का काम है एग्जाम्पल बनाना, इंट्रोडक्शन, फार्मूला समझाना, एग्जाम्पल समझाना। एक्सरसाइज तो स्टूडेंट करेगा ना। तो यहां पढ़ाने का जो मैनर है, हम ज्यादा पढ़ाते हैं और हम पढ़ाने के क्रम में गाइड भी करते हैं, बोलते भी है। कई बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि सर ज्यादा बोलते हैं। बोलना ठीक है, चुप रहेंगे तो क्या है, बोलेंगे तभी तो आप कुछ समझेंगे। और सारी बात बुक में थोड़ी लिखी गई है। अब थियोडोलाइट, अब देखिए ये है थियोडोलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट है। और आप जनरल नॉलेज में पढ़ते हुइएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, नाम सुने होइएगा, माउंट एवरेस्ट। ये जो एवरेस्ट जो वर्ड आया है, हाँ, ये जो एवरेस्ट जो वर्ड आया है, थोड़ा मैं ये स्पेलिंग देखने लगा है बुक में कि कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं है, सही है। माउंट तो आपका माउंटेन से है बना हुआ। एवरेस्ट जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये CINT, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नाम से एवरेस्ट लिखा गया है। अब माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी ऊंची है वो तो अभी याद नहीं है, पढ़ा रहा हूं तो देख लीजिएगा। शायद 8000 के आसपास में कुछ किलोमीटर के रेंज में आता है, डाटा याद नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, देखने का मतलब गूगल वगैरह में टाइप कर लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पर है। लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी, मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये। तो ये जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट जो है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मतलब है कि दुनिया में एक सर्वे चली थी। सर्वे का मतलब ऑब्जर्वेशन चली थी। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर नाम दिया गया, तो क्यों दिया गया, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे हुआ, इसकी हम ये स्टोरी थोड़ी सी बात समझे। इसकी ये स्टोरी ही इस थियोडोलाइट मशीन से शुरू होती है। तो एक बात देखिए, इस बॉक्स में दिया गया है, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। ये बॉक्स में दिया है, इसको देखिए। तो पहली बात, सर्वेयर्स जो सर्वे करने वाला होता है, उसकी बात, सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिगोनोमेट्री फॉर सेंचुरीज। बहुत दिनों से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब एक यूज किया जा रहा था। वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th century was the ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे, ये बोल्ड लाइन में लिखा गया है। एनसीईआरटी बुक को उल्टा लीजिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम जब भी पढ़ाएंगे, जब भी यूट्यूब पर बनाएंगे, तो एनसीईआरटी बुक आप उल्टा लीजिएगा। ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर विच द 2 लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट वर बिल्ट। 2 थियोडोलाइट उस समय बनाई गई थी, थियोडोलाइट मशीन बनाई गई थी। और एक बात देखिए ना, ये लिखा है ब्रिटिश इंडिया में सर्वे। देखिए क्या लिखा है, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये देखिए सर्वे हुआ था ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852। 1852 में सर्वे हुआ था। सबसे पहले आप
बुजुर्ग लोगों से भी पूछेंगे, किसी से पूछेंगे जो जमीन वगैरह का सर्वे होता है। तो अभी हमारे बिहार में या पूरे देश में भी सर्वे चल रहा है, सभी जगह सर्वे चल रहा है खेत का, किसका खेत कौन है, क्या है, नहीं है, सब सर्वे चल रहा है। तो 1960 में जो सर्वे हुआ था, उसके बाद अब 2020 में सर्वे हो रहा है, यानी 40 and 20 60 साल के बाद सर्वे हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग होंगे वो लोग इस सर्वे के बारे में जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो इस सर्वे के बारे में, तो सर्वे चला। तो ये 1852 का में सर्वे हुआ था। 1857 ग्रेट म्यूटनी, जो 5 साल पहले ही सर्वे हुआ पूरे भारत में। उस सर्वे के दौरान जो है ना, ये 2 मशीन तैयार की गई थी, याद रखिएगा। और अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी खोज की, उसी सर्वे में खोज हुआ है। उन्हें आपको 1852 में कि दुनिया में जो पहाड़ है, माउंटेन है, तो कौन कितना ऊंचा है, वो 1852 में सर्वे हुआ था। उसी सर्वे में मतलब है कि दुनिया के जितने भी हाईएस्ट माउंटेन हैं उसका समुद्र की गहराई का भी यहाँ माउंटेन की चर्चा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 किलोमीटर द पीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेशन। 6 डिफरेंट स्टेशन से पीक उसका ऑब्जर्व किया गया था। अब देखिए, इन 1856 1852 यानी 4 साल के बाद 1856 में 1856 में दिस पीक वाज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट। देखिए, सर जॉर्ज एवरेस्ट ये इंजीनियर थे। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो इसमें एवरेस्ट जो वर्ड है ना, इसी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे बगल में हिमालय है, इसको सबसे ऊंची चोटी को हम माउंट एवरेस्ट बोलते थे। एवरेस्ट जो वर्ड है, माउंट का मतलब माउंटेन, पहाड़ से लिया गया। एवरेस्ट वर्ड इसी सर जॉर्ज एवरेस्ट से लिया गया। ये ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने यही थियोडोलाइट मशीन का यूज किया था। थियोडोलाइट मशीन पर तो मैं बोलूँगा, भाषण दूंगा तो बड़ा लंबा होगा, इसका पार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ है। तो इतना अगर मैं बोलूँ तो और मेरे स्टूडेंट लोग नाराज हो जाएंगे कि सर जो है ना बहुत बोलते हैं। हमारे इधर से एक शांति नगर से एक लड़की आती थी पढ़ने, हमारे 2 ही दिन 3 दिन पढ़ी। अब पढ़ने आई कि ड्रामा करने आई, ये तो भगवान जाने। उसके फादर का नाम चंचल है, उसकी मम्मी का नाम डिम्पल है। हम कभी नाम भी बोलते रहते हैं। और हमारी वाइफ को वो ब्रेन वॉश करके वो RCM एक कंपनी है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, उसमें RCM में ज्वाइन करा दी कि RCM में काम कीजिए तो 5 साल में लाख रुपए कमाइएगा। RCM वाला का जो कोई बॉस सब आता है तो कहेगा हरियाणा का टाइगर सीतामढ़ी में पधार रहे हैं। हमारी भी वाइफ एक बार मैसेज की, हरियाणा टाइगर पधार रहे हैं, यानी RCM में काम करने वाला एक आदमी है। वो बहुत काम किया है तो वो 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख का महीना कमाता है। एक बार तो उसके एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पैसा कमाता हूं। और सही बात बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पैसे कमाता है। तो 25 लाख का महीना उसको आता है, 25 लाख पर मंथ। स्वाभाविक तौर पर
लोग पैसे की तरफ भाग रहा है, तो जो पैसा ज्यादा कमाता है उसके तरफ लोगों का झुकाव होगा और कमाता भी होगा। बिजनेस का मतलब ही होता है कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। हमारी वाइफ भी उसी में घर परिवार छोड़ करके उसी में लगी रहती है दिन रात। अब तो शायद वो गांव में एक दुकान भी खोल ली है आरसीएम की। कल मेरे पास वो अपना कोड भेजी कि कोई सामान खरीदना हो तो इस कोड पर आप मतलब है कि खरीदिएगा। उसका अपना एक कोई फंडा होता है, क्या है नहीं है ये भगवान जाने। तो 2 दिन 3 दिन वो लड़की आई पढ़ने, वो कह रही है कि सर किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं। अब एनसीईआरटी बुक की बात है तो एनसीईआरटी बुक में इतनी बात लिखी गई है कि उसका एनालिसिस अगर मैं करूं तो परेशानियां पड़ जाती हैं। खासतौर में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। केमिस्ट्री में तो और है। हमारे गांव के एक मुखिया जी का लड़का लास्ट ईयर पढ़ा, गणेश, वो सब जगह प्रचार करता है कि सुरेंद्र सर एनसीईआरटी का कीड़ा बन गया है, कि 2 लाइन से ही वो 50 क्वेश्चन बनाने लगते हैं। स्वाभाविक तौर पर भाई एनसीईआरटी बुक पतली किताब है, लेकिन उस किताब को आप एक एक पेज इंट्रोडक्शन सारा वर्ड अगर आप पढ़ जाते हैं तब समझिए कि आप कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि माउंट एवरेस्ट है। तो इसमें एवरेस्ट जो वर्ड है इसी सर जॉर्ज एवरेस्ट, और याद रखना है ये 1856 और आपको 1852 से सर्वे शुरू हुआ है ब्रिटिश इंडिया में, बात याद रखें। हाँ, अब देखिए क्या कहा, हु हैड कमीशन एंड फर्स्ट यूज द जाइंट थियोडोलाइट का यूज किया। ये यहाँ तो थियोडोलाइट है, तो 2 तरह का थियोडोलाइट बनाया था। तो यहाँ जाइंट थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट पर हम लेक्चर नहीं देंगे आप कि थियोडोलाइट से नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। थियोडोलाइट पर लेक्चर दूंगा तो 5-7 घंटे का फिर लेक्चर हो जाएगा। आप लोग को अगर जानकारी लेना हो तो गूगल महोदय, यूट्यूब महोदय बहुत पढ़ा हुआ है इसमें, आप उसका कंसेप्ट ले लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको इंट्रोडक्शन के कुछ बात है, इसको आप वर्डिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या मैं आपको थोड़ा सा वर्डिंग करके आपको बतला देता हूँ। इंट्रोडक्शन 9.1। इन द previous chapter you have a study about trigonometric ratios। प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को स्टडी किया है। इन दिस चैप्टर you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you। यानी हमारे चारों तरफ जो है, अब बिना पोल पर चढ़े उसकी हाइट निकाल लेना। ये घर की हाइट निकालना हम नहीं मेजर करेंगे, जमीन से ही उसकी हाइट को मेजर कर लेना। बड़े बड़े पहाड़ की हाइट उस पहाड़ पर चढ़े बगैर मेजर कर लेना। ये सब हमारे सराउंडिंग जो बात है उसकी बात। अभी क्या कह रहा है, ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट्स स्टडी बाय स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में भी चर्चा है ना। वहाँ पर एक कोई गणितज्ञ हैं, नाम मैं भूलता हूँ थोड़ा सा, मैं थॉमस एल्वा एडिसन की तरह भुलक्कर आदमी हूँ। एक साइंटिस्ट, हाँ, आर्यभट्टा जी ने, इन्होंने ही ट्रिगोनोमेट्री आपको ट्रिगोनोमेट्री पर इन्होंने ही सबसे पहले कहा। ये नहीं हम कह सकते कि सारी चीज़ हमारा एथेंस से ही आता है, ये बात नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको लोग याद नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए ये कहा, तो इसमें यूज क्या है, सिंस देन। अब यहां से देखिए
क्या लिखा, ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सब्जेक्ट्स स्टडी बाय स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सेड इन चैप्टर 8। हाँ, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में कहा है। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड एरोज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, डू यू नो, अंतरिक्ष, आकाशीय चीज को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमर्स जो अंतरिक्ष के बारे में जानता है, नाउन है का, सिंस देन द एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड इट फॉर इंस्टेंस टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेनेट एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया डिस्टेंस, सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स या मार्स एंड अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए इसका यूज किया गया। द नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अब ये भी बात है, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। देखिए कहां कहां, ज्योग्राफी में भी इसका यूज है, नेविगेशन, नेविगेशन, हाँ ध्यान रखिएगा, जो नेविगेशन है समुद्र के गहराई, समुद्र में दूरी, इस सब के लिए यूज हुआ। द नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. Longitudes and latitudes के रिलेशन के आधार पर जो है ना मैप बनाई गई। भारत में मैप है, इंडियन मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वर्ल्ड मैप है, जो मानचित्र आप देखते हैं वो इसी की देन है। क्योंकि मानचित्र में, मैप में आप दो कंट्री के बीच का क्या डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर ओशन की गहराई, डेप्थ ऑफ ओशन, ये सब चीज कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट माउंटेन क्या जो है हाइट है वो कैसे निकालते हैं, वहां तो आप जा नहीं सकते बिना वहां गए हुए आप मेजरमेंट कर। इस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। आइए, ये आप थियोडोलाइट याद रखिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक पर। 9.2 जो टॉपिक है इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, दो की चर्चा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। अब 9.2 टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन आप आराम से समझिए। इंट्रोडक्शन अगर बैठ गया, कंसेप्ट अच्छा से बैठ गया तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई बहुत बेवकूफी वाली बात की पढ़ाई है। आप कंसेप्ट की पढ़ाई करिए, नॉलेज की पढ़ाई करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में, और फिर आप बोर फील नहीं करेंगे कि हम समझे नहीं। हाँ, अब हम आते हैं टॉपिक 9.2 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसमें एक टॉपिक है 9.2 है, चैप्टर 9 टॉपिक नंबर 2 है हाइट्स एंड डिस्टेंस। देखिए
बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइट्स का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर हाइट से लीजिएगा। हाइट्स मीन्स परपेंडिकुलर हाइट्स। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हाइट्स है, परपेंडिकुलर हाइट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए, डिस्टेंस। जो ही आप इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, एक आप लाइन लीजिए यहां, इस लाइन से और इस पॉइंट से जितना भी आप लाइन खींचेंगे, there are so many number of lines you can drawn from this point to this line। आप बहुत सारे लाइन को खींच सकते हैं। आउट ऑफ दीज लाइन्स, आउट ऑफ दीज लाइन्स only one this line is shortest line, और ये 90 डिग्री। ये 6 और 7 क्लास में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना सीखे होंगे प्रैक्टिकल। तो आउट ऑफ दीज जितने भी ये लाइंस है, आउट ऑफ दीज लाइंस ओनली दिस लाइन इज शॉर्टेस्ट लाइन एंड दिस शॉर्टेस्ट लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इस डिस्टेंस के बदले क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम कहेंगे, ठीक, राइट। है तो शॉर्टेस्ट लाइन लेकिन इसको परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट नाम नहीं देंगे, पहली बात। और सेकेंड बात कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बदले यहां जो चैप्टर है उसमें हाइट लिखा होगा, हाइट्स लिखा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हाइट लिखा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट। तो इन दिस टॉपिक 9.2 जो टॉपिक है इसमें कुछ वर्ड्स है, टर्म्स है जिसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। ये सारे चीज थियोडोलाइट से जाने जाते हैं लेकिन हम उस इंस्ट्रूमेंट की चर्चा यहां नहीं करेंगे, बड़ी लंबी टॉपिक है। तो देयर आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स है इसके, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इसमें आइए तो इसमें हम कुछ टर्म्स की चर्चा करेंगे, सम टर्म्स, राइट। फर्स्ट, एक तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो गई, ध्यान रखना है यहां कि ये आप डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, ये फिजिक्स की बात है तो डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन फिजिक्स की बात है। फिजिक्स और मैथ दोनों जुड़वा भाई है लेकिन यहां पर 10th क्लास के लेवल में इसकी चर्चा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन में भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन में वर्ड नहीं रहेगा, बात को समझिए। हाँ, तो इसकी जानकारी हो गई, केवल हाइट दिए रहेंगे। आइए जो कुछ टर्म हम लिखने जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी पेज पर दिया गया है, आप पिक्चर में दिया गया, देखिएगा। एक है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है? एक है एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट को मैं एल एस से लिख दूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन को ए ओ ई से लिख दूंगा, राइट। और थर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको मैं ए और डी से लिख दूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। एंड फोर्थ जो आपका टॉपिक है, जो वो टर्म है, यह है हॉरिजेंटल लेवल, हॉरिजेंटल लेवल। इन चारों चीज को जानना जरूरी है, ठीक, राइट। तो देर आर 4 टर्म्स हियर। लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, इसको पकड़िए पहले, आराम से इत्मीनान से बात को, इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए कॉपी पर। और बुक का जो इंट्रोडक्शन है उस पेज से इसमें फिगर लिया गया है, बुक का जो इंट्रोडक्शन है उस पेज से फिगर लिया गया है। अब आप देखिए, आपके बुक में एक कुतुब मीनार का पिक्चर दिया गया है, वैसा पिक्चर तो मैं नहीं बना सकता। सपोज दैट कि ये आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। हम जब छोटे क्लास में थे तो कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते, किताब में देखते। जब दिल्ली में गए और मेहरौली स्थित में है, तो नजदीक से जाकर के मैंने कुतुब मीनार के बारे में देखा। अब तो टिकट लग रही है वहां पर जाने के लिए, नहीं तो 2006-07 में वहां टिकट नहीं था, ऐसे ही लोग जाते देख कर चले जाते। अब तो वहां टिकट कर दिया है। तो ये आपके बुक में ये कुतुब मीनार का दिया हुआ है, और कुतुब मीनार का फोटो जो दिया हुआ उसको देखिए, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल, राइट। अच्छा, ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ कोई आदमी है, इसको मैं आदमी का फोटो बना देता हूँ। ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये कोई लड़का है या मैन कह लीजिए, मैन, राइट। उसका कुछ हाइट होगा, मानकर चलिए कि ये आदमी 1.5 मीटर है, लेट्स कंसीडर ये आदमी 1.5 मीटर। ये आंख तो इसका यहां पर होगा ना, आईज तो यहां होगा, यहीं से वो देखेगा टॉप को। तो देखिए, सबसे पहले थियोडोलाइट मशीन से जो है ना हॉरिजेंटल लाइन खींची जाती है, ये आपका। तो ये हॉरिजेंटल लाइन होता क्या है, इस बात को समझिए। ये हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड, हॉरिजेंटल लाइन आप ड्रॉ करेंगे जहां से ऑब्जर्वर डू यू नो, ये जो मैन है ये ऑब्जर्वर है, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर, देखने वाला ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के आंख से आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, तो ये ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल लाइन आप खींचेंगे, राइट। पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं, 6th-7th क्लास में दी गई है। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एक फिक्स हाइट 1.5 मीटर पर सबको काट कर सबको मिला दीजिए। इस 6th-7th क्लास में एक्टिविटी दी गई है कि हाउ कैन यू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन के पैरेलल कैसे आप लाइन खींचेंगे, ये सारे चीज 6th-7th क्लास में पढ़ाई गई है।
आइए, अब ये ऑब्जर्वर अपनी आंख से ये कुतुब मीनार के टॉप को देखना चाहता है, टॉप को देखना चाहता है। तो हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल लाइन से कितना आंख को ऊपर उठाएगा, कितना आंख को ऊपर उठाएगा, उसी को कितना डिग्री, यानी कि जैसे हम ये हॉरिजेंटल तो ऊपर कैसे, ये हॉरिजेंटल से उसके आंख से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा, ये हॉरिजेंटल लाइन से वह आंख को कितना ऊपर उठाएगा कि वो कुतुब मीनार के टॉप को देख सकता है, देख ले, उतने डिग्री को एंगल ऑफ एलिवेशन नाम दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर उठाते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो AOE को कैसे डिफाइन करेंगे, आपके बुक में बड़ा सुंदर ये डेफिनेशन लिखा है, तो देखिए बात को आप समझना। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। किसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट? तो जिस लाइन पर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की आंख और टॉप दोनों को मिलाएंगे, ऑब्जर्वर की आंख और ए टॉप कुतुब मीनार का, वो हो गया लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो लाइन ऑफ साइट आपको समझ में, बट हाउ कैन यू डिफाइन लाइन ऑफ साइट? तो लाइन ऑफ साइट का क्या दिया है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब देखिए, तो लाइन ऑफ साइट क्या है, ये लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ साइट का जो डेफिनेशन है यहां LS, ये लाइन आप खींच रहे हैं आईज ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप ऑफ क्या, टावर, उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ध्यान रखें। और एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए, पहले लाइन ऑफ साइट को डिफाइन कर दूं, और पॉइंट नंबर 1 LS, लाइन ऑफ साइट का क्या डेफिनेशन है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर, द लाइन ड्रॉन, ध्यान रखना LS को डिफाइन कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 को, द लाइन ड्रॉन, द लाइन ड्रॉन from the eyes of an observer, from eyes of an observer, the line drawn from the eyes of an observer to the point, to the point, to the point, to the point in the object, in the object, object में जो point है, in the object viewed by the observer, VIEWED, viewed by the observer। देखिए, ये हमारा लाइन ऑफ साइट का है। अब बात को ध्यान रखिएगा, हर समय आदमी टॉप पर ही नहीं देखता है। ये क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक, लाइन ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट
टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में पॉइंट है। तो हो सकता है कभी कभी आदमी टॉप को न देखकर कुतुब मीनार को यहीं देख ले। जैसे एक आपका पोल है, तो पोल में देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक भाई लाइन में कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो है, अब मानकर चलिए ये ऑब्जर्वर है, ये यहां देखना चाहता है, टॉप को नहीं यहां देखना चाहता है, तो ये देखेगा तो इसी पॉइंट को हम मिलाएंगे। इसीलिए लिखा है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट है, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के द्वारा व्यू किए जाते, देखे जाते। ये हो गया लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन। अब हम देते हैं लाइन ऑफ साइट, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को हम डिफाइन कर दिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफाइन कर दिए हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉपर ढंग से आप इसको पढ़िए, ठीक है। आइए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लिखते भी चलिए। द पॉइंट, पॉइंट कोई भी है, देखिए इसमें द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। देखिए ये क्या है, द एंगल फॉर्म, थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिखता हूं। ये बात है कि मिटता नहीं है जल्दी ना, समस्या यही बात बन जाती है। ये डस्टर ही बेकार टाइप का है। अरे यार पानी किताब पर थोड़ा पानी भी गिरी है। स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है, डिजिटल बोर्ड लेने में बहुत काफी पैसा लगता है। तो चलिए इसमें थोड़ा बोर्ड खाली रहे। अब देखिए क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है पॉइंट AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और मार्कर था इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या लिखेंगे, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, LS को क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक, लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal, with the horizontal, when the point being, when the point being, when the point being, मैं भी एनसीईआरटी बुक से ही देखकर लिख रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बुक से ही देखकर लिख रहा हूं। When the point being viewed is above the horizontal level, when the point being viewed, ठीक, right, when the point being viewed is above the horizontal, above the horizontal level,
ठीक, इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का ये आपका डेफिनेशन। अब यार बात ध्यान रखिए, कभी कभी हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे यहाँ एक मेहरौली से बच्चा आता था पढ़ने, किशनगढ़ गांव में, दिल्ली में हम रहते थे, बसंत कुंज में। वो लड़का को समझा देते, पढ़ा देते, बातों को समझिए, और वो आधा अधूरा पढ़ता, आधा अधूरा पढ़ता। ये डेफिनेशन एक बार वो लिख दिया था, क्या कहां तक लिखा था उसको समझिए। उसको दो बात याद, एंगल ऑफ एलिवेशन को लिखा था एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। देखिए क्या लिखा था, AOE को डिफाइन किया था एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। शॉर्ट में लिख दिया हॉरिजॉन्टल लेवल, वो फुल में लिखा। और वो बोलता कि डिट्टो सर, स्कूल में भी यही लिखा है, आप भी यही लिखा है। कॉपी जब हम मंगवाते तो आधा अधूरी उतारे रहता। एक साहिल, GD गोयंका के पीछे मसूदपुर गांव है, उस साहिल नाम का एक लड़का, वो 7th क्लास में फेल कर गया था। तो रीटेस्ट के लिए 20 डेज टाइम दिया था स्कूल वालों ने कि 20 डेज में बच्चों को रीटेस्ट और पूरे 7th क्लास का मैथ्स पढ़ाना था। तो किशनगढ़ गांव में भूपेंद्र जी हैं, तो उनके घर पर हम 10 साल पढ़ाए। उनके फैमिली में ही बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाए, वो उसके फैमिली टीचर ही हम थे। सुंदर गंडास के लड़कों को पढ़ाए, मिन्नू जी के लड़कों को पढ़ाए, उनके फैमिली में ही जयसिंह का घर है, उनके बच्चों को पढ़ाते रहे, 10 साल पढ़ाए। तो उन्हीं के रिश्तेदार हैं एक मसूदपुर में, उनके लड़का का नाम साहिल और उसके पापा का नाम क्या है पता नहीं मुझे। तो जब बेटा फेल हो गया तो अगल अगल में खोजता है मास्टर, रिश्तेदारों में बातचीत होती है। भूपेंद्र जी का जो भाई है हरेंद्र जी, उनका वो लड़का को हम पढ़ा रहे थे, उनकी बच्ची को, प्रियांशी को पढ़ा रहे थे। तो वही उनको बताया कि एक हमारे टीचर है जो 10 साल से हमारे घर में पढ़ाए हैं, सारे बच्चों को पढ़ाए, अच्छा टीचर है मेरे बारे में। हम उस बच्चे को गए पढ़ाने के लिए। तो बच्चे को फर्स्ट डे जब हमने पढ़ाया तो मुझे लगा ही नहीं कि वो 7th क्लास का बच्चा है। मुझे ये लगा कि वो 4th 5th क्लास का बच्चा है। तो 20 डेज मेरे पास टाइम बचा था। तो पेरेंट्स से हमने उनको कहा कि 1 लाख रुपया आप दीजिए, ऐसे तो ज़्यादा बनता है लेकिन 1 लाख रुपया आप दीजिए और मैं 2 बार 3 बार आकर के आपके बच्चों को पढ़ा देता हूँ। वो कहे कि 20 डेज है, आप 1 लाख रुपया लेंगे। हम कहें कि देखिए इसको 4th से पढ़ाना पड़ेगा, कुछ टॉपिक 4th का, कुछ 5th का, 6th का, एंड देन 7th मुझे स्टार्ट करना है। किसको कुछ नहीं आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स लोग जो ये सोचते नहीं कि हमारा बच्चा 7th में फेल कर गया है, नहीं, ये आपकी भूल है। बच्चा 7th क्लास में अगर फेल है तो वह 5th क्लास से ही फेल करना शुरू किया है। टर्म करके किसी तरीके से वो
5th पास कर गया, 6th पास कर गया। आजकल तो 6th क्लास तक किसी भी स्कूल में बच्चों को फेल करना मना है। गवर्नमेंट का शायद नियम है या जो भी है, 6th क्लास तक कोई भी स्कूल में बच्चों को नहीं फेल करता है, सबको पास करता है। तो वो पेरेंट्स से फिर बातचीत हुई, फिर उधर भूपेंद्र जी पैर भी लगाए, हमको कहे मनाए, तो 60,000 60,000 रुपया में बातचीत है। 60,000 में हमने बातचीत किया और उस बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले 4th का कुछ टॉपिक पढ़ाएं, फिर 5th का पढ़ाएं, फिर 6th का। 10 डेज तो मेरा इसी में चला गया एंड रिमेनिंग 10 डेज मैंने 7th क्लास पढ़ाया और वो बच्चा 65% मार्क से पास कर गया। इसके बाद हम उस बच्चे को पढ़ाने के लिए 15,000 पर मंथ हमने तय किया कि आप दे दीजिए तो हम पढ़ा देते हैं बच्चों को। उसकी मम्मी हमें बोलती है, आज भी मेरे कानों में गूंजता है, उसकी मम्मी मुझे बोलती है, अबे छोरे तेरे को 4,000 रुपया न दूं और तू 15,000 के बाद कर रहा। ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे का जमीन खिसक गया कि यही गार्जियन है जिससे मैं 20 डेज में 60,000 रुपया ले लिया था। यही गार्जियन है। और वो बच्चा फेल कर गया था तो चिल्ला रही थी कि कोई किसी तरीके से बच्चों को पास करा दे, नहीं तो फिर साल भर का फिर स्कूल फी भरना, फिर बच्चे बैक बैठेगा तो उसमें थोड़ा सा मतलब बुरा लगेगा कि हम पीछे हो गए हैं। और क्लास के लड़के लोग सब चीट करता है कि फेल लड़का है, ये फेल लड़का है, तो उसको और बोल फील होता है। तो इसीलिए गार्जियन पे चलता। और जब बच्चा पास कर गया तो हम कहें कि भाई 15,000 के महीना आप दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ा देता हूँ, लेकिन वो नहीं थी। ट्यूशन फिर छूट गया। तो हालांकि पैसे नहीं था, ऐसी बात नहीं है, और हम डोर टू डोर जाते हैं पढ़ाने, तो भाई उसमें फिजिकल हरासमेंट होता है, एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाइए तो परेशानी होती है। तो हम उनको कहें कि आप हमको दे दीजिए पैसा तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं दिए। फिर बाद में ट्यूशन छूट गया। तो होता है ऐसा। बच्चे अभी देखिए, बातों पर बात चलती है तो हम बोल देते हैं, हमारे पेट में बात नहीं पचता है। कई गार्जियन को बुरा लगेगा कि यूट्यूब पर भी बोलते रहता है। तो हमारी वाइफ भी मुझसे नाराज रहती है कि आप मेरी बात भी यूट्यूब पर चर्चा कर देते हैं, ससुराल की बात भी अब यूट्यूब पर। देखो भाई, ऐसा है, बात बात पर चर्चा चलती है तो हमारे अंदर से बात निकल जाता है। अब एक यही शांति नगर की एक महिला है जो RCM में काम करती है, हमारी वाइफ भी RCM में। उसकी बच्ची 2 दिन आई पढ़ने, बायो पढ़ी, और फिर वो पैसा तो सीतामढ़ी के गार्जियन के पॉकेट से निकलता नहीं है। और चर्चा होती है तो थोड़ी सी, देखो हर समय पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बात पढ़ाते रहो, कुछ चर्चा होनी चाहिए। हम ये स्टूडेंट से जो है ना, बातों बात में पढ़ते हैं, बातों बात में पढ़ाते हैं। थोड़ा बात किए, थोड़ा पढ़ाएं, कुछ चर्चा होती है तो मन लगता है। तो वो लड़की मतलब है कि एक तो गार्जियन के पास पैसे नहीं, 15,000 रुपया पर मंथ सीतामढ़ी में मांग करे तो गार्जियन देगा? नहीं देगा। 15,000 पर मंथ 11th क्लास के बच्चों को हम चार्ज रखे हैं। और दिल्ली में तो 30,000, हम 30,000 रुपये, 40,000 रुपया, कभी कभी 50,000 रुपया भी मांग करते हैं। जो दूर होता डिस्टेंस तो मांग करते 50,000 पर मंथ। तब सीतामढ़ी में जहाँ 5,000 में पूरे साल भर पढ़ाता है, तो वो क्या मुझे 15,000 एक महीने में देगा? तो गार्जियन का दिमाग टकराता है। तो इसीलिए सीतामढ़ी के बच्चों से हमारी बातें नहीं बनती, वो नहीं पढ़ता है। आइए, तो वो जो साहिल नाम का लड़का था ना, उसकी भी वही आदत थी। वो कुछ लिखता, कुछ छोड़ देता, और वो चैलेंज करता डिट्टो।
कि आपने सर यही लिखा है। लेकिन देखिए कहां गलती हो सकती है। आप एंगल ऑफ एलिवेशन को सिर्फ एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते। जब भी कहेंगे तो मिस्टेक होगा। ये डेफिनेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी हो सकता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको एंगल ऑफ AOD, एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए ये डेफिनेशन गलत है। गलत कहां हो सकता है इस बात को सुनिए। देखिए क्या कह रहा है, बात को नोट कीजिए। द एंगल फॉर्म बाय द LS, एंगल को कौन बनाता है, ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, लाइन ऑफ साइट। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका तो दूसरे लाइन का भी हो सकता है। दूसरे लाइन के बगैर तो आप लाइन ऑफ साइट खींच ही नहीं सकते। इसीलिए वो कह रहा है द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब 4th 5th क्लास में बच्चों को एंगल बनाना सिखलाया है कि 60 डिग्री लिखो, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते होंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और तब यहां पर आप पॉइंट को रखकर और ऐसे खींचे, फिर ये काटे, फिर यहां से यहां इसको मिलाकर ऐसे। तो यही आपका लाइन ऑफ साइट है और यही आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल से जितना आप एंगल ऊपर बनाए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप हकीकत में 4th और 5th क्लास में ही पढ़ लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन नाम वहां 4th और 5th में नहीं दिया गया, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन आप 5th और 4th क्लास में ही पढ़ लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन आप 4th और 5th क्लास में पढ़ लीजिए। सिर्फ वहां पर ये कि ये लाइन आप दिए थे हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक। और आर्क बनाइए, अब कोई भी आर्क बनाइए 60 डिग्री का बनेगा। और ऊपर या ऐसे आप बनाते हैं, नीचे की तरफ भी बनता है, लेकिन हम आपको बताते हैं ऊपर की तरफ ऐसे आप खींच दिए, ऐसे लाइन खींच दिया, वो कहे कि वो 60 डिग्री बन गया। बस जो ये लाइन आप ऊपर उठा दिए हॉरिजॉन्टल से, ये लाइन ऑफ साइट ही तो है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आप जो है ना जितना आंख ऊपर की तरफ उठा दिए, आंख ऊपर की तरफ उठा दिए, उसी को आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, ये हकीकत में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या 11th क्लास के फिजिक्स में आप पढ़ेंगे व्हेन यू विल गो टू इन हायर क्लास, 11th क्लास में जब आप जाएंगे। लेकिन 9th क्लास में ही हम पढ़ा देते हैं फिजिक्स में बच्चों को। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है जिसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इसलिए नाम दिया गया कि एलिवेशन जो वर्ड है यहां, एलिवेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना, उठना। एलिवेशन का मतलब ही होता है ऊपर उठना, हॉरिजॉन्टल से ऊपर उठना, ठीक। तो अब आप देखिए क्या कहा, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट किसके साथ, विद हॉरिजॉन्टल। लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, when the point being viewed is above the horizontal level। above वर्ड अगर आप छोड़ दिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन आपका गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव पॉइंट होना चाहिए, यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव पॉइंट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन जब आप करेंगे। आइए अब हम दो केस लेते हैं। इसमें एक बड़ा बढ़िया इसमें ये फिगर 9.3 में दिया है कि एक लड़की है, गर्ल्स है, वो बिल्डिंग के बालकनी में खड़ी है और दूसरे तरफ जो है, ये फिगर शायद इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले पेज पर भी है। देखिए आप इसको, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले पेज पर भी है। हाँ यही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, कुतुब मीनार के नीचे वाला। ये दोनों फिगर तो यही है, कुतुब मीनार वाला भी उसी में है और ये जो चर्चा है तो ये भी बात है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना। तो ये बड़ा सुंदर फिगर है। आइए मैं इसको यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ये है आपका क्या है, बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग का ये बालकनी है, इसी बालकनी में ये लड़की खड़ी है। फिगर अच्छा बन रहा है क्या? थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं। थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं। देखिए ये है आपका बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, बहुत सारे। इसी जगह ये बालकनी है, ये क्या है, बालकनी है। इसी बालकनी में एक लड़की खड़ी है, गर्ल्स। पिक्चर अच्छा दिख रहा है? थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा, नहीं दिख तो रहा है, जूम करके देख लेना। ये गर्ल्स है, ये जो है ना गर्ल्स है, और ये ग्राउंड लेवल पर यहां ऑब्जेक्ट को वो देखना चाह रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, राइट। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आपको साफ दिखेगा। देखिए अब आपको दिख रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये लड़की है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रही है, ऐसे। तो लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या है? ये ऑब्जर्वर का आई हो गया, आई ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों लाइन को मिला दिए तो ये हमारा हो गया एलएस, लाइन ऑफ साइट। लेकिन क्या है कि ये आंख यहां पर है, आईज गर्ल्स का यहां पर है, तो आपको ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल जैसा है उसके ही पैरेलल आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एच, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखिए, जितने एंगल आप बनाते हुए देखेंगे उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम देंगे। क्या देंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हकीकत में क्या है, बात को समझिए। एंगल ऑफ एलिवेशन से अबव जो वर्ड है ना, अबव के बदले आप बेलो लिख दीजिए, इसी को हटा दीजिए, बेलो, डेफिनेशन बन जाएगा। देखिए क्या लिखिएगा, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज बेलो, अबव के बदले क्या लिखेंगे, बेलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपका पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे पड़ेगा ये लाइन ऑफ साइट, और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर पड़ा। बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा। कभी कभी बच्चा जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझता ही नहीं, तो उसके दिमाग में फिगर नहीं बनता, और जब फिगर नहीं बना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए चैप्टर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है, चैप्टर का कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अब आप देखिए इसमें ये 9.3 फिगर है, और सिर्फ आप अबव के बदले बिलो वर्ड लिख दीजिए तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का डेफिनेशन बन जाएगा। और लिखा है देखिए इसमें, अब 197 पेज पर जो वो लिखा है क्या कह रहा है,
किताब उल्टा लीजिए, किताब उल्टाइए आप। 197 पेज है। ठीक, राइट। अब चले। नाउ कंसिडर द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। 8.2 फिगर कह रहा है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 8.2 फिगर वही वाली बात है जो यहां दिया है। क्या कर 8.2 जो फिगर है उसमें थोड़ा लड़की का फोटो ब्लर्ड दिख रहा है। लड़की, अच्छा, बालकनी में जो गर्ल है वो उसका फोटो ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी फोटो को फिर यहाँ बनाया है 9.3 पिक में, इस पेज पर 197 पेज पर बनाया है, जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है उसकी बात है। उसमें बढ़िया फिगर बनाया है। कह रहा है, अब देखिए 8.2 उसके बाद क्या कह रहा है, द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी, द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी इज लुकिंग डाउन, अंडरलाइन कीजिए, लुकिंग डाउन एट अ फ्लोर, नहीं, एट ए फ्लावर पॉट। शायद 8.2 फिगर है फ्लावर पॉट की बात किया है। हाँ, फ्लावर पॉट की बात किया है, जो इसमें रिवर वगैरह की बात की हुआ है 8.2 में, नियर बाय ऑन द अदर बैंक ऑफ रिवर। हाँ, ये रिवर वगैरह की बात किया है। दोनों 8.2 फिगर और 9.3 तीनों फिगर को आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। हाँ, अब ये कह रहा है प्लेस्ड ऑन ए स्टेयर ऑफ द टेम्पल, स्टेयर ऑन द टेम्पल यानी मंदिर के सीढ़ी पर रखा गया, सीढ़ी पर। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल, लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट अंडरलाइन कीजिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजेंटल लाइन से बिलो होगा, नीचे, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन में लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजेंटल। बात समझिए। हाँ, तो देखिए, द एंगल सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का नीचे डिफाइन कर दिया है, और क्या है देखिए, thus the angle of depression of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below। क्या हमने कहा कि यहां अब के बदले below लिखिएगा, below the horizontal level, horizontal level। ये सारे चीज हमारा टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। आपने सारे टर्मिनोलॉजी से ये बन गए। अब इस टर्मिनोलॉजी के बेस पर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्यों है, ध्यान रखें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्यों है। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब हम एग्जाम्पल पर चर्चा शुरू करेंगे। एग्जाम्पल पूरा बनाने में देयर आर 7 एग्जाम्पल्स, देयर आर 7 एग्जाम्पल्स। इट मीन्स हर एग्जाम्पल पर हम आराम से धीरे से बात करें तो 2 घंटे का वीडियोस तो बनेगा, 2 वीडियोस यानी 2 घंटे का वीडियो बनेगा, 1-1 घंटे का बनाऊंगा। प्रयास करूंगा कि पूरे एग्जाम्पल एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, एंड देन एक्सरसाइज। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, और चलते चलते एक बात को ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी बुक को सारी पॉइंट को आप A to Z रीड कर जाइएगा। ठीक, तब तक के लिए आप आराम कीजिए और शांत से पढ़िए। ध्यान इस बात को रखिएगा
कि जब तक आप किताबों के साथ बैठे हुए हैं पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई का मतलब है कि आप किताब को छोड़ करके पढ़ रहे हैं, तभी आप पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप प्रेमिका के साथ हैं तब तक आप प्रेम शब्द का अनुभव नहीं करेंगे। प्रेमिका से जब बहुत दूर हो जाएंगे तो आपको प्रेम शब्द का बहुत बड़ा अनुभव होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टडी तभी बेनिफिट है जब आप किताबों को छोड़ करके पढ़ते हैं। धन्यवाद।